हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस में पढ़ना है हमको। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अभी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। उसके रिगार्डिंग हमने एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है और ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ से dy/dx का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आप बताइए व्हाट विल बी dy/dx ये है। अब इसके डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे। बताइए ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम। यहां पर हमने एक्स स्क्वायर का कॉमन बना लिया। तो एक्स स्क्वायर का कॉमन बनाया तो x + 1 हो गया। इन दोनों से 1 का हमने कॉमन बनाया तो x + 1 हुआ और फिर x + 1 कॉमन किए तो यहाँ से हुआ x² और यहाँ से +1 हो गया। और LHS में dy है और इधर हम कर देंगे dx। अब आप कह सकते हैं ना कि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। क्या बोला मैंने? वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल का यूज करने का क्या सेंस होता है कि जब हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं तब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि यहां से हमने लिख दिया इंटीग्रेटिंग, यानी दोनों साइड में हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। देन इट विल बी dy and 2x² + x और x + 1 dx। ओके। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dy y में कन्वर्ट हो जाएगा। बट वो वाला पोर्शन को हम इंटीग्रेट, RHS वाले को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। LHS को सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा बट RHS वाला इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं? उसे हम देखने से ऐसा लग रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट मेरा एजेंडा होगा पार्शियल फ्रैक्शन। मीन्स कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे लेट
ये लीनियर है तो इसे ऐसे लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक है, पार्शियल फ्रैक्शन का ऑलरेडी आपको आइडिया है, तो इसे हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जब लीनियर आता है डाउन में यानी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ कांस्टेंट रखा जाता है, और जब यहाँ क्वाड्रेटिक होता है मीन्स कि जब यहाँ द्विघात होता है तो यहाँ पर लीनियर सेट करना होता है। तो ए ऑलरेडी इंगेज्ड है, इसलिए हम bx + c का यूज किए, मतलब इसके अलावा कोई न्यू सिंबल इंट्रोड्यूस करना होता है। अब आप यहाँ से एलसीएम लीजिए, ऐसे हो गया। अब हम इसमें पुटिंग का काम करते थे। पार्शियल फ्रैक्शन को ऑलरेडी आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में काफी हमने डिस्कस किया था, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ए के डाउन में कितना है, x + 1 है, x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। अगर हम 0 के इक्वल करें तो ऐसा सोचते हैं, तो एक बार पुटिंग करेंगे हम -1 का, एक बार किसका पुटिंग करेंगे, -1 का। जब -1 का पुटिंग करेंगे तो सोचिए क्या होगा, ये पार्ट समाप्त हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट होगा और ये होगा 2x² + x, अब x के जगह पर -1 रख दीजिए, तो ये 2 - 1 और ये 1 + 1, तो a का वैल्यू हो गया 1/2। अब मुझे b निकालना है और c निकालना है, तो इसे ध्यान से देखिए, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो रियल वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगा, x² + 1 = 0, तो x का रियल वैल्यू नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। तो खुद से चॉइस वैल्यू पुट करते हैं, और चॉइस वैल्यू में हम क्या करते हैं, एक बार x के जगह पर 0 पुट कर देते हैं, कोई भी पुट कर सकते हैं, बट 0 पुट करने से ये इजी रहता है। तो x के जगह पर जब 0 होगा तो इधर हो गया 0, इधर हो गया a और इधर हो गया, यहां से हो गया b × 0, तो 0 0 को c में ऐड करेंगे तो c हो जाएगा, और 0 + 1 1 यानी c है। अब c का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में a आएगा, और a का वैल्यू है -1/2। a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 1/2 और उसके पहले माइनस है तो -1/2 हो गया। अब एक और अपने से चॉइस वैल्यू पुट करना है, और आप बताइए क्या पुट करें, 0 -1 हो गया, x के जगह पर 1 रख देते हैं, ये सबसे सुपीरियर होगा। तो बताइए 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये होगा 2a, अब प्लस में हो जाएगा 2b, और अब प्लस में हो जाएगा 2c। तो c निकल गया है, a भी निकल गया है, इट मीन्स कि हमको b
b निकालना है। तो b इज इक्वल टू ऐसे आएगा ये। अब आप इसमें पुटिंग कर दीजिए। तो ये है 3 माइनस 2a। a का वैल्यू देख लीजिए कितना है, a का वैल्यू 1/2 है। तो 2 और 1/2 माइनस में 2 और c का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर कितना है, माइनस में 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आएगा 3 माइनस 1 और प्लस में 1, यानी फाइनली आएगा 3। और हम b का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे कितना, 3/2। b भी कैलकुलेट कर लिया हमने, a भी कर लिया और यहाँ से हमने c भी कैलकुलेट कर लिया। अब वहाँ लाकर उसे पुट कर देंगे और पुट करने के बाद से आप बताइए कैसा सिचुएशन बनेगा। तो इधर क्या चल रहा था, इधर था dy। तो dy का y लिख देंगे और वो जो पार्ट है इसे हमने पार्शियली ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लाया a/x+1। तो a का वैल्यू देखिए कितना है, 1/2 है। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, a का वैल्यू 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर, तो dx/x+1 और फिर है bx+c। तो b का वैल्यू देखिए, तो b का वैल्यू है 3/2। अब प्लस में है c, तो c का वैल्यू है अपॉन x² + 1 और यहाँ आप dx लिख देंगे। अब हम लास्ट स्टेप में है यहाँ पर, तो यहाँ आएगा ये y, ये होगा 1/2 log और मॉड में x+1 प्लस 3/2 होगा और x dx इसको इंडिविजुअली इस पर ऑपरेट कर दिए, फिर हो जाएगा माइनस में 1/2 और ये होगा dx अपॉन x²+1। अब बताइए फाइनली कितना हुआ, y 1/2 log मॉड में x+1 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर हम 3/2 है तो क्यों नहीं यहाँ पर हम 2 लिख दें और एक यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें। 3/4 हुआ, इसका DC मौजूद है तो log लगाइए, तो log और x²+1 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो नोट की कोई ज़रूरत नहीं है, और माइनस में 1/2 और ये होगा tan इनवर्स x और प्लस में हो गया आपका c। अब ये हो गया आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब वहाँ देखिए पुटिंग के लिए कहा है क्योंकि हमको निकालना है, ये जनरल हो गया, अब हमको निकालना है पार्टिकुलर, तो ये पुटिंग करेंगे x के जगह पर 0 और y के जगह पर 1। क्या पुटिंग करेंगे, x के जगह पर 0 और y के जगह पर 1। तो बताइए क्या होगा, y की जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, ये 1/2 होगा और x के जगह पर 0 तो 1/2 log 1 होगा, प्लस में 3/4 log 1 होगा, माइनस में 1/2 tan इनवर्स 0 होगा, x की जगह पर 0 रखेंगे तो, और प्लस में आएगा c। तो
तो देखिए log 1 का वैल्यू 0, ये भी log 1 की वैल्यू 0 और tan इनवर्स 0 है तो इसका भी वैल्यू 0। तो ये तीनों का ये और ये तीनों 0 आएगा, कट नहीं रहा है, हमने टिक किया है। तो C का वैल्यू कितना आएगा? तो फाइनली आप देखेंगे कि C का वैल्यू आएगा 1। C का कितना वैल्यू आया? 1। अब ये जो C का वैल्यू आपने 1 ऑब्टेन किया ना, यहाँ लाकर पुट कर दीजिएगा यहाँ पर। इसे हमने क्या कहा था कि ये था आपका, इसको कहते हैं कि ये GS है। GS मीन्स जनरल सॉल्यूशन। तो C का वैल्यू 1 यहाँ रख देंगे और सिंप्लीफाई करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। और भी चाहे तो प्रोसीड कर सकते हैं बट उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ऐसे करके C का वैल्यू 1 पुट कर देंगे और जो आएगा वही मेरा फाइनल पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फाइनली क्या था? एक डिफरेंशियल इक्वेशन था और डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे ऑब्टेन करना था। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जब भी कहेगा तो वहाँ x और y का वैल्यू सप्लाई किए रहता है। एक और बात हमको ध्यान में रखने की जरूरत है, पहले भी मैंने बताया, इस बात को ये ऐसे भी बहुत सारे बुक में ऐसे भी आपको दिखेगा, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, देख रहे हैं ना? इस बात को सिर्फ वैसे शॉर्ट में लिखा जा सकता है, y ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होगा कि यहाँ जो रहेगा ये x का वैल्यू बताता है, वहाँ क्या बताता है? x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू है 0 तो y का वैल्यू है 1। ये y का वैल्यू नहीं है, हमेशा ध्यान रखेंगे, y के बाद जो ब्रैकेट में रहता है ना वो x का वैल्यू होता है। इसलिए ना कि इसको हम आपको बता दें कि जनरल फॉर्म में इसे ऐसे भी लिखा जाता है yx। कैसे आप fx लिखते हैं उसी तरह yx लिखा जाता है, तो वहीं x के जगह पर 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। फिर मैंने इसमें वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगाया। पहले ही मैंने बोला है कि जितना सारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, चाहे कितने भी स्टैंडर्ड सॉल्व करेंगे, बट लास्ट में मुझे वेरिएबल सेपरेबल का हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा सिचुएशन है कि शुरू में ही वेरिएबल सेपरेबल यूज हो जा रहा है। वेरिएबल सेपरेबल यूज होगा ये कैसे पता लगेगा? तो जब हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर पाएंगे कि x वाले फैमिली एक साइड में हो जाए, y वाला फैमिली एक साइड में हो जाए, तब हम कहते हैं कि हम वेरिएबल सेपरेबल का वहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा आप डिफरेंट मेथड जो है सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका स्कोप जो है बहुत बड़ा है, ये बहुत ही वास्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका हम लोग अभी एकदम इनिशिएट किए हैं, प्राइमरी लेवल में है, नेसेंट लेवल डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ रहा है। और इसके लिए आपको क्या बोला मैंने कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का बेस्ट आइडिया होना चाहिए। जब तक आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आएगा तब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से क्या बेनिफिट, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखेंगे। ओके।